लद्दाख की ठंडी पतली हवा में एक ऐसी खामोशी छाई थी जो दशकों में महसूस नहीं हुई थी। और सोनम वांगचुक के लिए, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी बर्फ को पानी और छात्रों को इनोवेटर बनाने में लगा दी, उनके लिए ये खामोशी एक चेतावनी जैसी थी। ये कहानी लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से तो शुरू होती है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के कुछ सबसे बुनियादी सवालों पर आकर रुक जाती है। और चलिए इस कहानी की शुरुआत खुद सोनम वांगचुक के ही शब्दों से करते हैं। ये एक लाइन इस पूरे मामले के तनाव को सामने रख देती है। एक तरफ बदलाव की मांग करती एक आवाज और दूसरी तरफ राष्ट्र की सुरक्षा की दलील। यहीं से इस कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सोनम वांगचुक हैं कौन? एक इनोवेटर जो बर्फ से पानी बना सकता है, या फिर एक खतरा जैसा कि उन पर आरोप लगाए गए? सच कहूं तो ये विरोधाभास ही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आइस स्तूप। देखिए, ये सिर्फ बर्फ का एक ढेर नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीका है। सोचिए जरा, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का इस्तेमाल किया ताकि जब पहाड़ों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब ये नकली ग्लेशियर पिघलकर उन्हें जिंदगी दे सकें। और उनका काम सिर्फ पर्यावरण तक ही नहीं रुका। SECMOL के जरिए उन्होंने लद्दाख के पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांति ला दी। हाँ, वही फुनसुक वांगडू जिनसे हम सब 3 इडियट्स में मिले थे, उनकी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और फिर 26 सितंबर को वो खामोशी टूट गई। एक ऐसा इंसान जो समाधान बनाने के लिए जाना जाता है, उसे अचानक उसी कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वालों के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ था जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर। तो सवाल ये उठता है कि वांगचुक विरोध कर ही क्यों रहे थे? उनकी गिरफ्तारी को समझने के लिए हमें लद्दाख के उन बड़े राजनीतिक सवालों को समझना होगा जो सालों से इस बर्फीले रेगिस्तान में पनप रहे थे। मांगे बिल्कुल साफ थीं। 2 मुख्य मांगे। पहली, लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा ताकि स्थानीय लोग अपने फैसले खुद ले सकें, और दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक सुरक्षा कवच जो इस इलाके की नाजुक इकोलॉजी और अनोखी आदिवासी संस्कृति की रक्षा कर सके। तो ये 6ठी अनुसूची इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये आदिवासी समुदायों के लिए अपनी पहचान और जमीन पर अपना हक बनाए रखने का एक जरिया है। ये उन्हें अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने रीति रिवाजों पर खुद कानून बनाने की ताकत देता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। लद्दाख की 97% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। उनके लिए 6ठी अनुसूची सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि बाहरी औद्योगिक दबावों से अपनी सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण को बचाने का एक जरूरी हथियार है। अब आते हैं उस कानून पर जिसके तहत वांगचुक को हिरासत में लिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या NSA। ये भारत के सबसे विवादित कानूनों में से एक रहा है और इसका इतिहास भी काफी लंबा और जटिल है। इस कानून की जड़ें अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट तक जाती हैं, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए बनाया गया था। आज़ादी के बाद भी ये अलग अलग रूपों में बना रहा, जैसे इमरजेंसी के दौरान कुख्यात MISA, और फिर आखिरकार 1980 में NSA के रूप में सामने आया। NSA जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि सरकार किसी को जुर्म करने के बाद नहीं, बल्कि सिर्फ इस शक पर हिरासत में ले सकती है कि वो भविष्य में सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और यहीं पर यह कानून इतना विवादास्पद हो जाता है। यह अधिकारियों को किसी को भी बिना किसी चार्ज के 1 साल तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है। सरकार ये बताने के लिए मजबूर नहीं है कि गिरफ्तारी क्यों हुई, और सबसे बड़ी बात, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के सामने अपना वकील रखने का अधिकार भी नहीं होता। तो वांगचुक की गिरफ्तारी हमें एक सदियों पुरानी बहस के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। एक नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी और एक राष्ट्र की सुरक्षा के बीच वो नाजुक संतुलन कहाँ है? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना दुनिया भर के लोकतंत्र करते हैं। सरकार का तर्क है कि NSA जैसे कानून देश को खतरों से बचाने के लिए जरूरी हैं। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये एक ऐसा कठोर हथियार है जिसका इस्तेमाल अक्सर शांतिपूर्ण विरोध और असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आलोचकों का ये भी मानना है कि ये संदेशवाहक को गोली मारने जैसा है, यानी आप समस्या का समाधान करने के बजाय उस इंसान को ही निशाना बना रहे हैं जो उस समस्या की तरफ ध्यान खींच रहा है।
और यह चिंता सिर्फ कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों की कठोरता पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि ये कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है। तो अब कहानी कहाँ खड़ी है? वांगचुक की गिरफ्तारी ने एक इनोवेटर को एक प्रतीक बना दिया है और लद्दाख का आंदोलन एक बहुत ही हाई स्टेक्स गतिरोध में आके जैसे जम गया है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक शांतिपूर्ण विरोध ने एक दुखद मोड़ ले लिया। 1 साल के विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल और फिर हिंसा की एक घटना, जिसके बाद वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और साथ ही राजनीतिक बातचीत भी जारी रही। गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को उनके घर लद्दाख की ठंडी वादियों से 1600 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल की झुलसा देने वाली गर्मी में भेज दिया गया। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये उन्हें उनके लोगों और उनके पहाड़ों से काटने का एक शक्तिशाली प्रतीक भी था। तो आज की स्थिति यह है कि सोनम वांगचुक सलाखों के पीछे हैं। उनकी रिहाई के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। उनके एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और लद्दाख के भविष्य को लेकर बातचीत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक व्यक्ति की आवाज़ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो एक लोकतंत्र को वो लाइन कहाँ खींचनी चाहिए जो आज़ादी की रक्षा भी करे और सुरक्षा भी पक्की करे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।